हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन द गोल्स एंड नॉट ऑन द ऑब्स्टिकल्स। यानी कि सफलता का पूरा श्रेय किसको जाता है, सफलता किसके ऊपर निर्भर करती है, जब आप अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे बजाय कि आपको क्या परेशानियाँ, उलझने, समस्याएं आ रही हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करना है, उनको रिजॉल्व करना है। मेन फोकस आपका लक्ष्य जो है वो होना चाहिए, बजाय कि ज़्यादा समय आप अपने ऑब्स्टिकल्स के ऊपर बिताएं। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रख के स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। लास्ट मंथ, पिछले महीने, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रैंक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, उसने रैंक किया मतलब उसको कुछ रैंकिंग दी किसको, दुनिया के जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं एज दी सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट सिक्योरिटी थ्रेट आफ्टर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर। जो कि दूसरा सबसे मुश्किल समस्या है, जटिल समस्या है, सिक्योरिटी थ्रेट है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि हथियारों के इस्तेमाल करने के द्वारा जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतभेद होते हैं, या फिर जो वॉर्स वगैरह हो रहे हैं, उनके अलावा सबसे जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट समस्या है वो क्या है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। नाउ अब वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग क्लाइमेट इम्पैक्ट इंडेक्सेस, दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला क्लाइमेट प्रभाव इंडेक्स जो है, क्लाइमेट के प्रभाव का जो इंडेक्स मतलब उसका जो सूचकांक है जिससे पता चलता है कि हाँ इतना क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है, हैज़ क्वांटिफाइड, उसने कुछ सांख्यिकी के तौर माध्यम से बताया है द टोल टेकन बाय द क्राइसिस। टोल टेकन मतलब जितनी जाने गई हैं, ठीक है, बाय द क्राइसिस ने पास्ट 3 डिकेट्स, कितनी जाने गई हैं पिछले 3 दशक में। मोर देन 9,400 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वर रिकॉर्डेड बिटवीन 1993 एंड 2022। यानी कि 1993 से लेके 2022 के बीच में 9,400 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए। वेदर इवेंट्स होता है जो साइक्लोन, तूफान या फिर जो नेचुरल घटनाएं होती हैं जो आमतौर पे होती हैं, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि अचानक से बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना, कहीं पे बादल फट जाना, जैसे अभी पीछे रिसेंट कुछ समय पहले दुबई में बादल फटने की घटना हुई थी जहाँ पे पानी की वजह से बाढ़ आ गई थी, जो कि एक रेतीला इलाका है, रेगिस्तान है। वो क्या है, एक्सट्रीम वेदर घटना है। नोट्स द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जी ये किसने बताया गया, जो लेटेस्ट एडिशन है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का उसमें बताया गया। इट रेकन्स दैट फ्लड्स, ये रेकन करता है यानी कि मानता है कि फ्लड्स, हीट वेव्स एंड साइक्लोन्स क्लेम मोर देन 7,65,000 लाइफ इन दिस पीरियड। इसने माना है कि इस समय 1993 से लेके 2022 के बीच में फ्लड्स की वजह से, एक्सट्रीम हीट वेव्स की वजह से, साइक्लोन्स की वजह से 7,65,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। द सर्वे conducted regularly since 2006 by the international think tank German Watch, एक सर्वे जो कि 2006 के बाद से रेगुलर इंटरवल पे करवाया जाता है, किसके द्वारा, इंटरनेशनल थिंक टैंक, एक इंटरनेशनल संस्था है जर्मन वॉच, उसके द्वारा एस्टिमेट्स दैट, ये अनुमान लगाता है दैट द इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू दीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अमाउंटेड टू मोर देन $4 ट्रिलियन इन्फ्लेशन एडजस्टेड। यानी कि इसमें कहा गया कि इन्हीं घटनाओं का जो नुकसान, जाने तो गई 7,65,000, वो तो समझ में आता है, लेकिन जो फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, क्योंकि कहीं पे लोगों के घर बह गए तो फिर सरकारों को उनकी भी मदद करनी पड़ती है कि भाई उनके घर बना के दें या उनकी हेल्प करें, किसी की जान चलेगी तो उनको भी राहत पैकेजेस वगैरह दिए जाते हैं। तो इस सब में जो अमाउंट का नुकसान हुआ है वो है $4 ट्रिलियन, और ये भी इन्फ्लेशन द्वारा एडजस्टेड है। यानी कि 1993 का आज के कंपैरिजन में जो बता रहे हैं, आज के दिन पे कितना होता उस समय की ये वैल्यू, वो एडजस्ट करके बताई गई है।
द रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स आर सोबरिंग फॉर इंडिया। अब ये जो रिपोर्ट्स हैं, इनकी जो फाइंडिंग्स है, इसमें जो भी पाया गया, जो भी खोज है, जो भी निष्कर्ष है, वो सोबरिंग, सोबरिंग मतलब बहुत गंभीर है। किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए। 1 in 10 climate casualties between 1993 and 2022 was from the country। क्यों हमारे लिए गंभीर है? क्योंकि मानो 10 जाने गई 1993 से लेकर 2022 के बीच में। मान लो किसी भी एक नेचुरल कैलामिटी में 10 जाने गई, तो उसमें से एक जो है वो हिंदुस्तानी की गई। ठीक है, यानी कि हर 10 क्लाइमेट कैजुअलिटी में से एक हिंदुस्तानी होता है। There are clear indications that the world is entering an unpredictable phase. There are clear indications मतलब कि कुछ चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, जो प्रत्यक्ष हैं, उसके जो संकेत मिल रहे हैं। तो बहुत साफ संकेत मिल रहे हैं दैट कि द वर्ल्ड इज एंटरिंग, कि दुनिया एंटर कर रही है कहाँ? एन अनप्रडिक्टेबल मतलब कि जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जो अनिश्चित है, अनिश्चित फेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी तक तो हम पहले से बता सकते थे कि अब बारिश होएगी या अब तूफान आने की संभावना है। अब ऐसा आप कुछ भी आंकलन पहले से नहीं बता सकते, क्योंकि मिनट सेकंड्स में चीज़ें बदल जा रही हैं। सेज द रिपोर्ट, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। द डिलेड ऑनसेट ऑफ लानीना, जो ऑनसेट यानी कि शुरुआत लानीना की, लानीना एल नीनो, लानीना दो इफेक्ट्स होते हैं जो पैसिफिक ओशन में पानी के गर्म और ठंडे होने के प्रभाव की वजह से जो हवाओं का बहाव है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एल नीनो का बाकी दुनिया को छोड़ के हिंदुस्तान के ऊपर असर क्या पड़ता है? बारिश कम होती है। और ला रीना का बाकी दुनिया को छोड़ के हिंदुस्तान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? कि बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि जितनी रिक्वायर्ड है या उससे ज़्यादा ही बारिश होगी। तो इसका अनुमान लगाया जा रहा था पहले कि ये पिछले साल 2024 के अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। फिर बोला गया कि नहीं जी, नवंबर से भी आगे दिसंबर जनवरी तक स्टार्ट हो जाएगा। अब जनवरी भी जा चुका है। अब अंदाज़ा लगाया गया है कि मार्च के अंत तक शायद स्टार्ट हो जाए। तो ये भी डिले हो रहा है, इसकी शुरुआत बार बार डिले होती जा रही है। एंड its inability to cool global temperatures is the latest example of this phenomenon। और की जो अक्षमता है कि ये दुनिया के टेम्परेचर को ठंडा कर सके या कम कर सके, ये लेटेस्ट उदाहरण है इस फिनोमिनन का, इस घटना का। लास्ट मंथ वॉज द वार्मेस्ट जनवरी ग्लोबली। पिछला महीना जो है वो सबसे गर्म जनवरी थी दुनिया भर में, अब तक की सबसे गर्म जनवरी थी, with the world recording an average surface temperature of 13.23 डिग्री सेल्सियस। और दुनिया ने जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो कितना रिकॉर्ड किया? 13.23 डिग्री सेल्सियस, 1.7 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई उससे पहले का जो स्तर था उससे 1.75 डिग्री ज़्यादा था। While all parts of the world are vulnerable to weather vagaries, दुनिया भर के जितने भी क्षेत्र हैं वो सभी रिस्क पर है, असुरक्षित है। vulnerable है मतलब एट रिस्क है या फिर असुरक्षित है। किसकी वजह से? जो वेदर वेगेरीज, वेगेरीज मतलब कि अनिश्चितता है, क्लाइमेट की जो अनिश्चितता है उससे। द रिपोर्ट साउंड्स अ नोट ऑफ वार्निंग, लेकिन फिर भी ये जो रिपोर्ट है ये एक वार्निंग प्रतीत होती है टू पॉलिसी मेकर्स इन दी हॉटर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो हॉटर रीजन्स हैं दुनिया के, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी का प्रकोप पड़ता है, वहाँ के पॉलिसी मेकर्स के लिए ये जो रिपोर्ट है ये एक संकेत है, वार्निंग साइन है। वेयर हीट वेव इम्पैक्ट्स आर फेल्ट मोस्ट एक्यूटली, जहाँ पे हीट वेव्स के जो प्रभाव हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली, सबसे ज़्यादा तीव्रता से फील किए जाते हैं। क्लाइमेट चेंज मेक्स अर्ली हीट इन इंडिया एंड पाकिस्तान 30 टाइम्स मोर लाइकली। तो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो हीट, गर्मी का आगमन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, अर्ली हो जाएगा। इसकी संभावनाएं 30 गुना बढ़ जाती हैं। द CRI पॉइंट्स, ऐसा CRI का कहना है। It lists the subcontinental neighbors amongst the top 9 heatwave prone countries। इसमें जो सब कॉन्टिनेंट है यानी कि जो एशिया महाद्वीप है उसके जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं,
ठीक है, हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एशिया महाद्वीप में आते हैं, तो हमारे जो सब कॉन्टिनेंटल नेबर्स हैं, चाहे बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब हमारे सब कॉन्टिनेंटल नेबर्स हैं। तो ये क्या होंगे, ये अमंग द टॉप 9 हीट वेव प्रोन कंट्रीज होंगे, यानी कि वो देश जिनमें हीट वेव से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उनमें टॉप 9 कंट्रीज सब कॉन्टिनेंटल ही होंगी, हमारे अड़ोसी पड़ोसी ही होंगे। द पिक्चर पेंटेड इन दी CRI इज, जो पिक्चर CRI में दिखाई गई है वो क्या है, हाउएवर, हालांकि, नॉट यूनिफॉर्मली ग्रिम, ये पूरी तरीके से भयानक नहीं है, ऐसा नहीं कि सब तरफ भयानक ही भयानक दिख रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। इट मेक्स अ स्पेशल मेंशन ऑफ क्लाइमेट अडेप्टेशन प्रोजेक्ट सच एज अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान, इसमें स्पेशल मेंशन किया गया है क्लाइमेट अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स का। क्लाइमेट अडेप्टेशन मतलब जलवायु के अनुरूप आप कुछ चीज़ बना रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का जिसमें कि क्लाइमेट चेंज को या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को ध्यान में रख के, कि इस इलाके में, जैसे कि ये पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे भारी बारिश हो सकती है, भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड्स हो सकता है, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो सकता है, तो उसके अनुरूप ही वहाँ पे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स किए जाएँ, कंस्ट्रक्शन किए जाएँ। तो ऐसा जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है उसका जिक्र किया गया है, जैसा कि अहमदाबाद का हीट एक्शन प्लान। However, हालांकि, द रिपोर्ट अंडरलाइंस, रिपोर्ट जोर देती है, द इनएडिक्वेसी मतलब अपर्याप्त, किस चीज़ की, इनसफिशेंसी ऑफ ग्लोबल एफर्ट्स इन बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, कि दुनिया भर के देशों के जो प्रयास हैं कि क्लाइमेट को कुछ मजबूती दी जाए, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में कुछ कार्य किया जाए, उन प्रयासों में अपर्याप्तता है। और अब आपको पता है कि US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज में बिलीव ही नहीं करते, तो वो तो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से भी खुद को वापस कर लिया है, ठीक है। तो अब पहले वो फंडिंग के लिए तैयार थे, जो इससे पिछली सरकार थी वो फंडिंग के लिए तैयार थी, तो अब वो फंडिंग वगैरह भी नहीं देंगे इसमें, ठीक है। तो ये बड़ा ही एक भयानक स्वरूप होने वाला है इसका। इन एडिशन टू द वेल नोन डेफिसिट्स इन फाइनेंस, अब जो जाहिर तौर पे कुछ कमियां हैं फाइनेंस में, उसके अलावा, इन एडिशन टू मतलब उसके अलावा, इट स्पीक्स ऑफ इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो अपर्याप्त मात्रा में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि जो हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी लगेगी ना, एक से दूसरे में जाने के लिए टेक्नोलॉजी लगेगी, तो उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी जो अपर्याप्तता है फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ का मतलब क्या हुआ, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो अपर्याप्त है, ठीक है। फॉर लॉन्ग, लंबे समय से, द इशू ऑफ क्लाइमेट अडेप्टेशन हैज़ बिन लेफ्ट टू UNFCCC एंकर्ड नेगोशिएशन, जो ये मसला है क्लाइमेट अडेप्टेशन का, वो UNFCC द्वारा संचालित नेगोशिएशंस के ऊपर ही छोड़ दिया गया है, उसके द्वारा आधारित नेगोशिएशंस के ऊपर ही छोड़ दिया गया है, ठीक है। बिल्डिंग सेफ गार्ड्स अगेंस्ट फ्लड्स, अब सेफ गार्ड्स यानी कि सुरक्षा के कुछ प्रयास बनाना, किसके अगेंस्ट में, फ्लड्स के अगेंस्ट में, ड्राउट्स के अगेंस्ट में, साइक्लोन्स के अगेंस्ट में, हीट वेव्स के अगेंस्ट में, ऑल्सो रिक्वायर्स इंगेजमेंट एट अदर फोरा, तो इस सब के लिए दूसरे जो भी मंच हैं, दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी बातचीत करना ज़रूरी है। एट दी G20, जैसे कि G20 में, और बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज़ फॉर इंस्टेंस, या फिर हम जो मान लो सब कॉन्टिनेंटल नेबर्स की हमारे बात की गई, तो हम सभी सब कॉन्टिनेंटल नेबर्स आपस में बैठ के बातचीत करें कि भाई हम क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हैं। The intensification of the climate crisis makes such cooperation imperative, तो जो तीव्रता है, जो इसकी एक्सटेंट है, जितना ये बढ़ चुका है क्लाइमेट क्राइसिस, वो इस तरीके के कोऑपरेशन को बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पेरेटिव बना देता है, महत्वपूर्ण अत्यावश्यक बना देता है, ठीक है। तो ये था पैसेज। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन अलार्मिस्ट, तो अलार्मिस्ट भी है, चिंताजनक भी है, काफ़ी बातों पे चिंता जाहिर की गई, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल डिस्कशन किया गया, जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके ऊपर, उनको एनालाइज किया गया, ठीक है, कि क्या उस रिपोर्ट में कहा गया, क्या हमने अभी तक किया है, कहाँ हमारी लैकिंग है, ठीक है। रिपोर्ट चिंताजनक है, रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं,
ये भी कहा गया, लेकिन ओवरऑल हमने क्या किया है, उसको एनालाइज किया है। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव सिर्फ एक टर्म है कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे देखने मिल रही हैं, जैसे कि अहमदाबाद का जो हीट एक्शन प्लान है उसका जिक्र किया गया है, जो अच्छी बात है। लेकिन पूरी रिपोर्ट या पूरा पैसेज जो है वो ऑप्टिमिज्म के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो अलार्मिस्ट, अलार्म मतलब चिंता खड़ी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अलार्मिस्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा फोकस रहा उसके डिस्कस करने के ऊपर। उसमें हमने क्या एक्शन, सिर्फ चिंता 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 नहीं है, उसके कुछ पॉजिटिव जो हम कर सकते हैं वो उसके ऊपर बातचीत करिए, सोल्यूशंस के ऊपर बातचीत करिए। ठीक है, तो केवल अलार्मिस्ट नहीं है, एनालिटिकल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनडिफरेंट, कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कंसर्न नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which country accounted for 1 in 10 climate related casualties between 1993 to 2022? तो इसका तो सीधा आंसर है इंडिया। ठीक है, इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरनाक बात रही है ये पूरी रिपोर्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। According to the passage, why is Global Climate Risk Index (CRI) report particularly concerning for India? इंडिया के लिए कंसर्निंग खास तौर पे क्यों है? इंडिया के लिए खास तौर पे कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि हर 10 में से एक कैजुअलिटी जो भी 1993 से 2022 के बीच में हुई है वो एक हिंदुस्तानी की है। और क्योंकि ला नीना की शुरुआत भी डिले होती जा रही है निरंतर, तो उससे भी इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इंडिया वॉज रैंक्ड एज मोस्ट अफेक्टेड कंट्री ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ऐसा तो रैंकिंग नहीं किया गया कि हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही जैसे गर्मियों का 3 गुना ज़्यादा, 30 गुना ज़्यादा जल्दी आ जाएगी गर्मियाँ। अभी भी आप लोगों को फील हो रहा होगा कि फेब्रुवरी मंथ अभी आधा हुआ और गर्मी ज़्यादा लगने लग गई है। इंडिया हैज़ नॉट फेस्ड एनी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन द पास्ट 3 डेकेड्स, इनकरेक्ट है। और कुछ घटनाएं तो हमारी आंखों के सामने की हुई हुई हैं, है ना। इंडिया experienced 1 in 10 climate related casualties between 1993 to 2022, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the synonym of inadequacy? inadequacy का synonym बताना है। फर्स्ट, inadequacy का मतलब आपको पता होना चाहिए। inadequacy का मतलब है कुछ चीज़ अपर्याप्त होना, ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम होना। तो सिनोनिम क्या आएगा? फर्स्ट है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ में आप कितने पारंगत हैं, ठीक है, हो गया प्रोफिशिएंसी। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब कमी। अबंडेंस, अबंडेंस मतलब बहुतायत में, जितना रिक्वायर्ड है उतने उससे भी बल्कि ज़्यादा। कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता, तो यानी कि कमी, डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The report underlines the dash of global efforts in building climate resilience. जो ये रिपोर्ट है वो अंडरलाइन करती है, जोर देती है द डैश, जो कमी है दुनिया भर के प्रयासों में क्लाइमेट रेजिलियंस को बनाने के लिए, उसको बिल्डअप करने के लिए, उसमें उसके ऊपर जोर देती है। फर्स्ट है एग्जेम्पलैरिटी। एग्जेम्पलैरिटी का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ जो बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा किसी चीज़ का एग्जाम्पल है, वो हो गया। पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब होता है इनसफिशेंसी, ठीक है, किसी चीज़ में कमी। तो पॉसिटी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के जो प्रयास हैं उनमें जो कमी है उसको रेखांकित किया गया है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्लेंटीट्यूड, प्लेंटीट्यूड का मतलब बहुतायत में या अबंडेंस में। ऑप्युलेंस, ऑप्युलेंस का मतलब होता है बहुत वेल्दी, बहुत लग्जरी, बहुत बहुतायत होना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पॉसिटिव इज करेक्ट। मिस्टर सुमन आस्क मी टू पैक माई लगेजेस। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका लगेज जो है वो लगेज ही रहेगा। आपके पास 4 बैग्स हैं, 5 बैग्स हैं, बैग्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, बैग्स जो है काउंटेबल में आ जाता है, लेकिन लगेज जो है वो अनकाउंटेबल है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो लगेज ही होता है। 5 बैग भी लगेज है, 1 बैग भी लगेज है, ठीक है। तो लगेज आएगा, लगेजेस नहीं होगा, ठीक है। तो माई लगेजेस नहीं, ऑप्शन सी में एरर है, लगेज। एंटोनिम बताना है जाइब्स का। द टीममेट्स मेड सेवरल जाइब्स एट द ओपोनेंट टीम मेंबर्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू, होता है एक्सेप्ट करना। एक तो जाइब का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है, किसी के ऊपर व्यंग करना, किसी का मखौल करना,
मजाक उड़ाना। दूसरा एक जाइब्स का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। तो टीममेट्स ने एक्सेप्टेंस कुछ दिखाया जो ओपोनेंट टीम मेंबर्स हैं उनके इंटरव्यू के दौरान में, तो एक्सेप्टेंस दिखाने का एंटोनिम क्या हो जाएगा, विरोध करना। फर्स्ट है कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो हैं उसको कुछ सांत्वना दे रहे हैं, ठीक है। तो किसी कोई दुखद घटना होगी उसके बाद आप सांत्वना दे रहे हैं, हो गया कॉन्सोलेशन। इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा। कॉन्ट्रोडिक्शन मतलब विरोध। और मॉकरी मतलब व्यंग। तो मॉकरी व्यंग तो सिनोनिम हो जाएगा अगर जाइब यहाँ पे व्यंग ले तो, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया इसका विपरीतार्थ की एंटोनिम हो गया किसका, जाइब्स का, अगर हम इसको एक्सेप्ट के तौर पे लेते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी कॉन्ट्राडिक्ट इज करेक्ट। हर रिमार्क्स वर रेलिवेंट टू द डिस्कशन। उसके जो रिमार्क्स थे, जो भी उसने कमेंट्स किए थे, वो डिस्कशन से रेलिवेंट थे, उससे मेल खाते थे, उससे जुड़े हुए थे, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, उससे इररिलेवेंट थे, उससे मेल नहीं खाते थे। फर्स्ट है सूटेबल। सूटेबल का मतलब है उपयुक्त। इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी मतलब शुरुआती, प्रारंभिक। इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट मतलब जो सही नहीं थे, अनुचित थे। कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब होता है निर्णायक, जो एंड में आपका डिस्कशन खत्म हो रहा है तब जो उसके ऊपर कंक्लूजन निकला, जो उसका रिजल्ट निकला पूरे डिस्कशन का, वो। तो ऑप्शन सी इनअप्रोप्रिएट इज करेक्ट। सेजल विजिट्स द नियर बाय टेम्पल ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन के लिए वन वर्ड क्या सब्सिट्यूट होगा, ऑफ एंड ऑन मतलब कभी जाती कभी नहीं जाती। तो मतलब रेगुलर इंटरवल पे नहीं जाती, रेगुलरली नहीं जाती, कभी जाती है कभी नहीं जाती। पीरियोडिकली हो सकता है। फर्स्ट है पीरियोडिकली। पीरियोडिकली बिल्कुल करेक्ट है, कभी जाती कभी नहीं जाती, है ना। तो पीरियोडिकली। रेगुलरली निरंतर। कंटिन्यूसली अगेन निरंतर। कॉन्स्टेंटली अगेन निरंतर। तो ऑप्शन ए पीरियोडिकली इज करेक्ट। अप्रोप्रिएट सब्सिट्यूट देखना है। रंजीत फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम्स एज ही हैड बिन एडिक्टेड ऑफ सोशल मीडिया। तो एडिक्टेड के साथ में प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है, ना कि ऑफ का, ठीक है। एडिक्टेड टू होगा, एज ही हैड बिन एडिक्टेड एट, एज ही हैड बिन एडिक्टेड टू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Athens was suffering under the rule of a powerful small group. एथेंस एक जगह का नाम है, ठीक है। हिस्टोरिकली भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, और जो ओलंपिक्स हैं शायद उनकी शुरुआत यहीं से हुई है, एथेंस के अरेना से ही। तो एथेंस जो है वो अ पावरफुल स्मॉल ग्रुप, एक बहुत ताकतवर छोटा सा ग्रुप है लोगों का, उसके शासन के दौरान में बहुत सफ़र कर रहा था। दैट हैड नो कंसर्न फॉर पीपल्स वेलफेयर। और ये छोटा सा जो पावरफुल लोगों का ग्रुप था, इनको लोगों के भलाई की कोई चिंता नहीं थी, इससे कोई लेना देना नहीं था। फर्स्ट है मिशनरी। तो मिशनरी कौन होते हैं, जो धर्म के प्रचारक होते हैं ना, कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए लोगों को भी मिशनरी बोला जाता है। मोनार्की। मोनार्की जो राजा का शासन होता है वो हो गया मोनार्की। एंड ओलिगार्सी। ओलिगार्सी का मतलब होता है जहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप हो, पावरफुल लोगों का, इन्फ्लुएंशियल लोगों का ग्रुप हो जो पूरे देश पर शासन कर रहा है। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जो लोकतंत्र है जो हमारे देश में है, सो वो क्या डेमोक्रेसी। सो ऑप्शन सी oligarchy is correct. In the evening time when the sun has just set and is almost dark, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है। देखो दो शब्द होते हैं, डॉन एंड डस्क। डॉन का मतलब होता है सुबह का, भोर का समय, जब सूरज भी नहीं उगा होता उससे पहले का, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त वगैरह, जो सुबह सुबह का समय होता है वो हो गया डॉन। और जो ऐसा ही शाम का समय होता है जब ना पूरी तरीके से रात है ना पूरी तरीके से दिन है, शाम के बाद का समय, सूरज ढल चुका है, अंधेरा लगभग हो चुका है, उसको बोलते हैं डस्क, ठीक है। तो डॉन तो मॉर्निंग हो गया, डे ब्रेक बीच का, नाइट रात, डस्क। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस ईयर्स बजट इज अनलाइकली टू पास एज लॉ। इस साल का जो बजट है वो लॉ के रूप में पास होने की संभावना कम है, अनलाइकली है। द प्रेजिडेंट सिंस द प्रेजिडेंट्स प्रपोज्ड बजट्स, क्योंकि जो प्रेसिडेंट द्वारा प्रपोज किए गए बजट्स होते हैं टिपिकली फेस जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ कुंठा, कुछ रिजेंटमेंट, कुछ रंजिश जैसा होता है कि नहीं नहीं ये नहीं पास होने देना, या फिर ये सही नहीं है, इस तरीके का
बट दिस वन हैज़ गॉटन इवन मोर स्केप्टिसिज्म, लेकिन इस वाला जो बजट है उसमें और भी ज़्यादा स्केप्टिसिज्म, और भी ज़्यादा शंका है, ठीक है। रिजेंटमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द बेकर बेक द केक, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, बेक जो है वर्ब है, वर्ब एक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, केक के ऊपर, यानी कि केक के ऊपर एक्शन हो रहा है। एक्शन करने वाला कौन है, बेकर है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और जिसके ऊपर एक्शन होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। द केक, बेक्ड क्योंकि पास्ट की टर्म है, पास्ट टेंस में है, तो क्या हो जाएगा, वॉज बेक्ड किसके द्वारा, बाय द बेकर। द केक हैज बीन नहीं आएगा, हैड बीन नहीं आएगा, वॉज बेक्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाय द बेकर। आई ऑफन फेल टू डैश रिमेंबर समवंस नेम, होता है ना कई दफ़ा आपको उस व्यक्ति का सही नाम याद नहीं आता, जैसे कि सिंघम वाली जो मूवी की सीरीज है उसमें अक्षय कुमार की भी ये प्रॉब्लम रहती है, उसको किसी का नाम सही से याद ही नहीं होता। तो क्या होता है, सही से याद नहीं होता, यानी कि एक्यूरेटली नहीं याद होता। एक्यूजेटिवली इनकरेक्ट है, कोई शब्द नहीं होता। एक्यूरेटली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेशियली, एक्यूरेशियली इनकरेक्ट है। एक्यूराइटली इनकरेक्ट है, स्पेलिंग ऑप्शन बी में करेक्ट है। डॉज, डॉज मतलब किसी चीज़ से बचना, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स मतलब बल, ठीक है। अवॉइड, अवॉइड मतलब बचना, टलना। अमाउंट, अमाउंट मतलब उसकी मात्रा। बोर्डिंग, बोर्डिंग मतलब चढ़ना, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी अवॉइड इज करेक्ट सिनोनिम फॉर डॉज। हमें वो सेंटेंस सिलेक्ट करना है जिसको पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस किया गया है। पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद उसके बाद में आपका वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं वो होगा, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो भी टेंस होगा और सब्जेक्ट होगा। चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग इन सैंड आर्ट, पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सैंड आर्ट कॉम्पिटिशन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि हमारा जो फॉर्म बन रहा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का बन रहा है, यानी कि ये पैसिव वॉइस नहीं हुआ। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, आई कौन है, डूअर, सब्जेक्ट। प्रेफर, प्रेफरेंस बता रहा है आपकी, और टी टू कॉफ़ी, तो ये भी क्या है, पैसिव वॉइस में नहीं हुआ। द कंसाइनमेंट वॉज डिलीवर्ड यस्टरडे, डिलीवरी किसकी हुई, कंसाइनमेंट की, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कंसाइनमेंट। एक्शन किसके ऊपर हुआ, कंसाइनमेंट के ऊपर हुआ ना एक्शन, तो एक्शन जिसके ऊपर होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है। अब मान लो यहाँ पे होता डिलीवर्ड यस्टरडे बाय द डिलीवरी मैन, ठीक है। तो हमें पता चल गया, तो डिलीवरी मैन है वो डूअर है टास्क का। अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, द डिलीवरी मैन डिलीवर्ड द कंसाइनमेंट यस्टरडे, ठीक है। तो सही बैठ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। आई डाउट दैट दीज लिफ्ट्स कैन अकोमोडेट 100 पीपल, मुझे इस बात की शंका है कि ये जो लिफ्ट्स हैं इनमें 100 लोग चढ़ सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है, रह सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके से उसमें इकट्ठा हो सकते हैं। तो अकोमोडेट की स्पेलिंग तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, ACCOMMODATE, ये होता है करेक्ट स्पेलिंग। ACCOMMODATE, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे क्या एरर है, डबल टी आ रहा है, यहाँ पे क्या एरर है, सिंगल सी सिंगल एम, यहाँ पे क्या एरर है, सिंगल एम, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The cynical investors believed in every word the analyst said. cynical का मतलब होता है संदेह करने वाला, तो जो संदेह करने वाला है वो एनालिस्ट के हर एक शब्द के ऊपर कैसे विश्वास करेगा, वो तो उसके ऊपर शक करेगा ना। तो यानी कि यहाँ पे cynical नहीं होना चाहिए। वो इन्वेस्टर ऐसा था कि जो भी एनालिस्ट कोई भी वर्ड बोल रहा था, कुछ भी बोल रहा था अंट शंट, वो उसके ऊपर विश्वास कर रहा था, ठीक है। तो वो सिनिकल नहीं हुआ, क्या हुआ, फर्स्ट है परसुएसिव, परसुएसिव मतलब प्रभावशाली, तो ये भी नहीं हुआ। क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस का मतलब होता है आसानी से विश्वास करने वाला, तो वो इन्वेस्टर क्या हुआ, भोला भाला या मूर्ख भी कह सकते हैं, आसानी से विश्वास कर रहा था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय।
डिस्ट्रस्टफुल, अविश्वसनीय, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स, वो जगह जहाँ पे एरोप्लेन्स को पार्क किया जाता है उसको बोलते हैं हैंगर। अब यहाँ पे देखो, शेड तो मतलब होता है कोई भी आम साधारण सा शेड जो जहाँ पे भैंसों वगैरह को भी रखा जा सकता है या गाड़ी वगैरह भी पार्क की जा सकती है, ठीक है, वो गया शेड। डिपो, डिपो वो जगह होती है जहाँ पे कुछ चीज़ें स्टोर की जाती हैं, ठीक है। अब बच गया हैंगर और हैंगर। अब ये दोनों हैंगर हैंगर ही हैं। ये वाला जो हैंगर है ये वो हैंगर है जिसके ऊपर क्लोथ्स, कपड़ों को रखा जाता है, टांगा जाता है, ठीक है। इस तरीके का होता है कुछ ट्रायंगल शेप का, ये हो गया हैंगर। और ये हैंगर वो जगह है जहाँ पे एरोप्लेन्स को पार्क किया जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज अ समरी, ये एक समरी है, डैश ऑफ एवरेज अकॉम्प्लिशमेंट्स, जो भी एवरेज अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं इन इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसान की डेवलपमेंट महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वहाँ में जो भी हमने अचीव करा है उसका एवरेज है, तो उसका कैलकुलेशन का एवरेज होगा ना। डैश लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ बीइंग इन्फॉर्म्ड, जो कि ज़रूरी हो सकता है, रिक्वायर्ड या नेसेसरी फॉर हो सकता है, कि जो लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग, और इंफॉर्मेशन होना कि भाई अच्छी ज़िंदगी कैसे जा सकती है या अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इन सब का मिश्रण हो सकता है। The HDI is the geometric mean of the normalized। HDI का मतलब क्या हो, geometric mean, geometric मतलब कैलकुलेशंस वगैरह लगा के जो उसका मीन यानी कि एवरेज निकलता है किस चीज़ का, नॉर्मलाइज्ड डैश फॉर ईच डायमेंशन, जो भी नॉर्मलाइज्ड चीज़ें होंगी प्रत्येक क्षेत्र में उसका। द हेल्थ कॉम्पोनेंट इज, जो हेल्थ से जुड़ा हुआ पहलू है, इज डैश बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी इस जन्म के समय पे उससे मापा जाता है, इज कैलकुलेटेड हो सकता है, इज मेजर्ड हो सकता है, इज एक्सपेक्टेड हो सकता है। वाइल द एजुकेशन डायमेंशन इज मेजर्ड, अब यहाँ पे मेजर्ड लिखा तो यहाँ पे मतलब मेजर आएगा, मेजर्ड बाय द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स। वहीं दूसरी ओर जो एजुकेशन का क्षेत्र है उसको आप मेजर कैसे करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स, जो एवरेज नंबर होगा आपके सालों का ऑफ स्कूलिंग, जितने साल तक आप स्कूल गए, फॉर इंडिविजुअल्स एज 25 एंड अबव, कि 25 साल या उससे ऊपर की उम्र के जो भी व्यक्ति हैं वो कितने साल लगभग एवरेज जो है वो स्कूल गए, उससे नापा जाएगा। as well as the dash of number of years of schooling for school age children, और साथ ही साथ इसमें क्या मेजर किया जाएगा, जो बच्चे स्कूल जाने वाली उम्र के हैं उनको कितने साल लग रहे हैं स्कूल जाने के लिए, उससे। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ समरी, ये एक समरी है, डैश ऑफ एवरेज, समरी कलेक्ट, कलेक्ट मतलब कुछ चीज़ इकट्ठा करना, तो यहाँ पे इकट्ठा करने की तो बात की ही नहीं जा रही है ना, समरी डैश, तो यहाँ पे क्या होगा, कलेक्ट तो नहीं होगा, इकट्ठा करने की तो बात नहीं कर रहे। इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट मतलब सम्मिलित होना, ठीक है, तो शामिल होने की बात नहीं कर रहे हैं। रेजिमेंट, रेजिमेंट मतलब अनुशासन या कुछ व्यवस्थित करना, तो उसकी बात नहीं कर रहे। असेसमेंट, असेसमेंट मतलब आंकलन, मूल्यांकन, तो यहाँ पे समरी है जिसमें कि असेसमेंट होता है एवरेज अकॉम्प्लिशमेंट्स का, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ समरी assessment of average accomplishment in important areas of human development dash living a long and healthy life including, including मतलब जिसमें शामिल है लंबी ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी शामिल है, इन्फॉर्म, वेल इन्फॉर्म्ड और गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग शामिल है। सेग्रीगेटेड, सेग्रीगेटेड मतलब अलग करना। एग्जैजरेटिंग, एग्जैजरेटिंग मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताना। मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्टिंग मतलब किसी चीज़ का प्रकट हो जाना, जो आपने मन में सोची हो उसका प्रकट हो जाना, तो यहाँ पे इन तीनों का कोई लेना देना नहीं है। इंक्लूड मतलब सम्मिलित होना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The HDI is the geometric mean of the normalized dash for each dimension. Normalized इंडाइसिस, इंडाइसिस मतलब मूल्यांकन, जो संकेत उसके सूचकांक हैं, संकेतक हैं, नॉर्मलाइज संकेतक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्लिम्पसेस, झलकियाँ। कंटेंट्स, कंटेंट्स मतलब कि जो सामग्री होती है।
फीचर्स, फीचर्स मतलब विशेषताएं, तो यहाँ पे उनका मूल्यांकन, उनकी जो क्वांटिटी है उसकी बात की जा रही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द हेल्थ कॉम्पोनेंट इज डैश बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मेजर्ड। तो हमने देखा था कि आगे जो है वाइल के बाद में मेजर्ड आ रहा है, तो हम समझ पा रहे हैं कि हमें मेजर करने की बात की होगी। इस्केप, इस्केप मतलब बच के निकलना। लेविटेट, लेविटेट मतलब हवा में उठाना। ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड मतलब किसी चीज़ का शुरू होने का कारण बनना। तो यानी कि ऑप्शन ए मेजर्ड इज करेक्ट। Measured by life expectancy at birth, while the education dimension is measured by the average number of years of schooling for individuals aged 25 and above, as well as the dash number of years, as well as the hypnotized, hypnotized मतलब अपने सम्मोहित करना। प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मतलब जो आपने भविष्यवाणी की है। अकॉम्पनीड, अकॉम्पनीड मतलब साथ में होना। निगलेक्टेड मतलब नज़रअंदाज करना। तो ना हिप्नोटाइज यहाँ पे काम सूटेबल बैठ रहा है, ना साथ में होना सूटेबल बैठ रहा है, ना नज़रअंदाज करना बैठ रहा है। प्रिडिक्टेड, जो अब बच्चे स्कूल जा रहे हों वो उनको कितना समय लगेगा स्कूलिंग कंप्लीट करने में, और जो 25 साल से ऊपर के लोग हैं उनको कितना समय लगा स्कूलिंग कंप्लीट करने में, इसका जो कैलकुलेशन है वो इस्तेमाल किया जाता है एजुकेशन के पहलू में, एजुकेशन के डायमेंशन में। तो प्रिडिक्टेड ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।